नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे, किसको दे दोष बारिश का प्रकोप। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटना जारी है। आज तड़के चमोली जिले के कई गांवों में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे कई घर मलबे में बह गए। जानकारी के मुताबिक रात 2:30 बजे नंदानगर के फाली, कुंतरी, सैंती, कुतरी गांव और भैंसवाड़ा साथ ही धूरमा गांव में बादल फटा है। 35 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए, जिससे अभी तक 14 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इन गांवों में कई मकान मलबे में भी बह गए। जिला प्रशासन की जो टीम है मौके पर पहुंची। मलबे से 2 लोगों को बचा लिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिले के 2 गांव से 14 लोग लापता हैं। यहां 2 लोगों को मलबे से बचाया गया है। सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे राहत और बचाव टीम को मौके तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 3 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है। नंदानगर में मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से भी लोगों में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर धामी सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया है। तो दूसरी ओर आपदा में विपक्ष ने सरकार और नौकरशाही के तालमेल पर सवाल भी खड़े किए। वहीं प्रदेश में बढ़ते अतिक्रमण को आपदा की वजह से मानते हुए विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोला और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते चमोली में नगर पंचायत नंदानगर के बाढ़ कुंतरी लगाफाली में बादल फटने के कारण मलबा आने से कई मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही 10 लोग लापता हैं और 2 लोगों को बचा लिया गया। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। साथ ही दुर्मा गाँव में भी भारी बारिश के कारण मकानों को नुकसान पहुँचा है। उधर देहरादून जिले में आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड में बारिश जाते जाते कहर बरसा रही है। एसडीआरएफ टीम नंदप्रयाग पहुंच गई है। एनडीआरएफ भी नंदप्रयाग के लिए भोचर से नंदप्रयाग को रवाना हो चुकी है। मेडिकल टीम 3 108 एम्बुलेंस मौके पर रवाना कर दी गई है। नंदानगर तहसील के दुर्मा गांव में भी भारी बारिश के कारण 5 मकानों की क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। जनहानि नहीं है। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बुधवार रात चमोली जिले के नंदानगर घाट इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। नंदानगर के कुंतरी लांगाफली बाढ़ में 6 घर मलबे से दब गए। नंदानगर में अतिवृष्टि से कुल 14 लोगों के लापता होने की सूचना है, जिसमें कुंतरी लगा फाली में 8 के धुरमा में 2 लोग लापता हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश में आ रही आपदाओं पर समीक्षा का दौरा जारी है। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंतरा लगा फाली में, कुंतरा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं। और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है, तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। कल रात नंदानगर में काफ़ी
बारिश हुई है, जिससे कि 5 अलग अलग टोकों में काफ़ी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, चेरा, लगापाली और कुंतरी प्रमुख टोक हैं जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। और जगह जगह रोड बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और रिलीफ ऑपरेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं, देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि नदी का जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी अंकुश लगना। ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी है? नहीं, देखिए, भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण हो यह हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये भी आज धीरे धीरे, चाहे बिंदाल नदी हो चाहे रिस्पना नदी हो, बाढ़ का एक कारण बनते जा रहे हैं। ठीक है। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार जारी है, जिसमें बड़ी आपदाओं की बात करें तो धराली से शुरू होकर थराली तक जान माल का बड़ा नुकसान हुआ। बीते दिनों देहरादून में सस्तेधारा कारलीघाट क्षेत्र में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हो गया, जिसमें कई दुकानें पानी की तेज धारा में बह गईं। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया था। मालदेवता की पुल की अप्रोच रोड टूट गई। उफनाई नदियों में देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है, आपको बता दें, जिससे लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग पर फनफैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के नजदीक स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं विपक्ष ने प्रदेश में आ रही आपदाओं पर सरकार द्वारा गंभीरता से न लेने पर सवाल खड़े किए हैं। ये प्राकृतिक आपदा कम, ये मानव जनित आपदा ज्यादा है। लगातार जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है भूमाफियाओं और खनन माफियाओं के द्वारा, जिस तरह से 3 पुल, मेजर पुल जो हैं, कनेक्टिविटी वाले पुल हमारे, आज हम टापू बनकर रह गए, आइलैंड देहरादून बन गया है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। और जो पुल कनेक्ट कर रहे थे वो पुल आज टूट गए हैं, इसलिए क्योंकि उसके जो स्तंभ होते हैं, उसके जो पिलर होते हैं, वहां तक भी खनन माफिया घुस गया है। लगातार विपक्षी हो चाहे सत्तारूढ़ दल के स्वयं के नेता हो, लगातार धामी सरकार को चेता रहे थे कि अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी चल रहा है। पोकलैंड मशीन पूरा नदियों के सीने को चीर रही है। जो अंधाधुंध पेड़ कटान आपने ऑल वेदर रोड के नाम पर किया, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, ऋषिकेश से देहरादून का 5 किलोमीटर या 5 मिनट की यात्रा कम करने के लिए आपने तमाम पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए, कटान करने का आपने मन बना लिया। सबसे पहले तो बड़ा दुखद है कि मानसून जाते जाते भी जिस ढंग से कहर बरपा रही है उत्तराखंड में, ये बहुत ही सोचनीय है और बहुत ही दर्दनीय है और बहुत दुखद भी है। लेकिन आपको बता दें कि जो उत्तराखंड में जितनी भी आपदा आ रही है, ये आपदा कुछ तो आपदा इसको हम नेचुरल कह सकते हैं, लेकिन कुछ जो आपदा ये हो रही है ये मानव जनित है, ये नेचुरल नहीं है। और मानव जनित जब ये आपदा है तो इसका दोष पूरी तरफ से वर्तमान सरकारों पर जाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने अनियोजित जो बिना प्लानिंग का जो विकास की धारणा रखी है, उसी से ये जो है आपदाएं आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर को आपदाएं आई हैं, लोग आपदाग्रस्त हैं। लेकिन जो सरकार की पहली प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि भाई कम से कम उन स्थानों पर जहाँ पर आपदा आई हैं, सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, विशेषकर जिलाधिकारियों को, कि आपदाग्रस्त जो भी क्षेत्र हैं उनमें जो वहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं, लोगों के लिए कहीं राशन की दिक्कत आ रही है, कहीं उनको शिफ्टिंग की दिक्कत आ रही है, और कई स्थानों पर जो है कि रोड बंद हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक नहीं, तो सबको तुरंत से तुरंत यानी 24 घंटे के अंदर उनको दुरुस्त किया जाए। इस साल 2025 में भी बारिश ने उत्तराखंड को गहरे जख्म दिए हैं। बादल फटने की हुई देर रात घटना के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का गहनता से जायजा लिया।
चमोली पुलिस एवं प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं आवश्यक राहत सामग्री वितरित करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। अब तक प्रदेश में आपदाओं से कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा लगाना अभी सही नहीं होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान प्रदेश को राहत पैकेज में 1200 करोड़ की घोषणा की थी, जो प्रदेश में लगे गहरे जख्मों के लिए ना गुजरा है। साथ ही एक बार दैविक आपदाओं के बाद प्रदेश में राजनीति भी जमकर देखने को मिलती है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में जरूरत है सभी को प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, क्योंकि ये प्रदेश दैविक आपदाओं से विकास की राह से कई साल पीछे चला जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं आपको। कमलेश रमन प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा से, साथ ही आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेंद्र बिष्ट पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ यानी कि यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी अध्यक्ष हैं यूएसएम से, साथ ही कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमलेश जी, आपके पास आते हुए सर, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार उत्तराखंड में त्रासदी देखी जा रही है, कभी बादल फट रहे हैं, कभी भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है, तो क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा कह देना सही है? बिल्कुल, देखिए निसंदेह इस बार आपदा भी बहुत आई है और बरसात भी लगातार है, और क्योंकि इन दिनों बरसात बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार बरसात जो है अपने मानक से कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। और वाकई ये दुखद तो है ही है कि जगह जगह आपदा आई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उन क्षेत्रों में भी जा रही है जहां पर इस तरह की आपदाएं आई हैं। कोई लापरवाही नहीं है, हमेशा जो है हमारा शासन वहां लगातार लोगों के बीच में है और रेस्क्यू करने का काम कर रहा है, लोगों को बचाने का काम कर रहा है। और पूरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से और उनकी पूरी टीम, हमारे चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो या आम कार्यकर्ता हो, ये सब के सब उन क्षेत्रों में है जहां पर आपदा आई है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा ही इसको कहेंगे कि आ रही है, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं चाहेगा कि प्रदेश में आपदा आए और नुकसान हो, यहाँ पर जनजीवन ठप हो जाए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति बैठा हुआ यही चाहेगा कि भाई आपदा ना आए और सब लोग यहाँ सुख शांति से रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर की अपनी एक ये प्रकृति है, और प्रकृति कहाँ कब आती है इसका किसी को पता नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब कोई नुकसान या किसी प्रकार की घटनाएं होती है, उसमें हम किस तरीके से सचेत होते हैं, किस तरीके से हम लोगों के बीच में होते हैं, अपनी आपदा की उन सारी मशीनरी को लेकर के लोगों के बीच में उनको बचाने का काम करते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पे भेजने का काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और कोशिश सरकार की तरफ से ये है कि जो जिस तरीके से बार बार आपदाएं आ रही है वो किस वजह से आ रही है, इन सारी वजहों को भी ढूंढने का काम सरकार कर रही है कि क्या वजह ऐसी है जो इस बार आपदा, क्योंकि जहां पर हमें उम्मीद भी नहीं थी वहां पर भी आपदा आई है, लेकिन सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में, हमारे शासन प्रशासन ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम इस समय देहरादून राजधानी में बैठे हैं, और राजधानी में कल जिस तरीके का हाहाकार था चारों तरफ, सैलाकुई से लेकर के सहजधारा, रायपुर, चाहे मैं मसूरी की बात करूं, तमाम सारी जगह जिस तरीके से चौतरफा आपदा आने का काम हुआ, लेकिन बहुत ही गंभीरता के साथ में शासन ने चारों तरफ अपने अपने जो विभागीय हमारे कर्मचारी थे, चाहे आपदा के हों या अन्य विभागों के, यहाँ तक कि जिला अधिकारी से लेकर के हमारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री स्वयं और जनप्रतिनिधि तमाम सभी लोग क्षेत्रों में थे। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि ईश्वर के सामने किसी की चलती नहीं है, पर मशीनरी पूरा अपना काम कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि जान माल की सुरक्षा हो। और जब भी आपदा की जहां पर भी कुछ घटनाएं घटती है, या नदियों में जैसे लोग बैठे हैं अतिक्रमण, क्योंकि आज का तो अतिक्रमण है नहीं, ये बरसों बरसों पुराना अतिक्रमण है, और सबको सचेत भी किया जा रहा है कि बरसात लगातार है, अलर्ट भी किया जा रहा है कि आप यहाँ से निकल करके कहीं सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार को लेकर के जाएं। और जो लोग बाहर निकल जाते हैं उनका नुकसान भी नहीं होता, बस खाली जब आपदा आती है या पानी आता है, गाढ़ गधेरे आ रहे हैं, तो वहां बस वो खाली घर बह रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। इसीलिए क्योंकि सचेत है शासन प्रशासन, पर कहीं ना कहीं ईश्वर की ये जो देन है
मुझे लगता है कि अब हम लोगों को भी इसमें काफी कुछ समझने की आवश्यकता है कि जहां पर हमारे लोग जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी बैठ जाते हैं अतिक्रमण करके या कहीं नदी नालों में, तो मुझे लगता है कि अब बस करना चाहिए। और शासन इस समय लगा है इस चीज को लेकर के कि जहां जहां पर पानी आने की संभावना है, हमारी नदी, क्योंकि रिस्पना और बिंदाल हमारा बहुत बड़ा स्वरूप था एक जमाने में, लेकिन आज वो एक नाली के रूप में है। और ये कोई आज का अतिक्रमण नहीं है। यहाँ पर रिस्पना की अगर मैं बात करूं या बिंदाल की, ये बरसों बरसों पुराना है। ये इतना पुराना है कि जब इनको हटाने जाते हैं या इनको सुरक्षित स्थान पर भेजने का काम करती है सरकारें, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है या शोषण हो रहा है, इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहिए। पर सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रही है कि जो नदी का हमारा स्वरूप है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, इसको लेकर के आगे की चर्चा करेंगे। आशीष जी, जिस तरह ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, खाली घर थे वो बहे हैं, और इसी के साथ ही साथ जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ ही उनको निर्देशित भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। कमलेश रमन जी ने जो भी बात रखी है, भाजपा की प्रवक्ता है, जो बात कही है, मैं उस पे केवल इतना जोड़ना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा है, अगर काश ये कर देते यही बातें, तो आज हमें इतना अधिक चिंतित होने की या इतना अधिक पैनिक होने की आवश्यकता नहीं थी। पहला मुद्दा था आपदा का आकलन करना, दूसरा उससे संभावित जो क्षेत्र है जहां पर नुकसान हो सकता है उसका चिन्हीकरण करना। मैंने हर डिबेट में इनसे कहा, आपके सामने भी कहा कि कृपया हाथ जोड़ के केवल लिस्ट जारी कर दे जहां पर आपने चिन्हीकरण किया था। वो चिन्हीकरण की लिस्ट का आज तक पता नहीं है। बार बार ये कहना कि आपदा आई, प्राकृतिक आपदा है, ये आपदा बचने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपदा आने के बाद, बादल फटने के बाद हमने क्या प्रबंधन का कार्य किया। ये दो काम महत्वपूर्ण है। मैं इससे ज्यादा लंबी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन जो काम इन्होंने लगातार अनेक बैठकों में किए हैं, कृपया उनको बता दें कि हमें क्या है हमारी जानकारी के अनुसार। और इतनी बड़ी आपदा में कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन से काम को इन्होंने वहां मीटिंग में तय किया और किस काम को ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा था पहाड़ों में जहां आपदा से संभावित नुकसान हो सकता है, पानी से नुकसान हो सकता है या कैसे भी, उसका चिन्हीकरण करना, वो इन्होंने किया नहीं है। अगर किया है तो लिस्ट सौंप दें। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, इतनी बात करूँ। ठीक है सर। राजेंद्र जी, जिस तरह से आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, मानव रहित मानव जनित आपदा है, पूरी जिस तरह से आपने कहा कि मानव जनित आपदा है, कृपया आप इसे विस्तार से समझाने की कोशिश करें सर। देखिए वंदना जी, जिस प्रकार से पहले धराली, उसके बाद थराली, सहस्त्रधारा और अन्य स्थानों पे, रुद्रप्रयाग में भी ये घटना हुई बादल फटने की, और हर जगह जिस प्रकार से कई लोगों ने अपनों को खोया और कई मकान जो है वो जमींदोज हुए, और इसके अलावा और भी जो जान माल की हानि है, कईयों के जो व्यवसाय थे वे ठप हो गए, दुकानें बह गई। और सहस्त्रधारा में तो जो हमारा पूरा जो पिकनिक के लिए लोग जाते थे, यहाँ पे पूरा मार्केट, कम से कम 15-20 दुकानें जो है पूरे बह चुकी है। इसका कारण एक तो ये भी है कि हम मास्टर प्लान की जब बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं और मास्टर प्लान की बात करते हैं, तो नदी के 100 मीटर का जो दायरा है कि आसपास आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते, ये एनजीटी के नॉर्म्स हैं, ये हरित एनजीटी के नॉर्म्स हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसे परमिशन कौन दे रहा है? रुद्रप्रयाग में रतुड़ा की बात करता हूं मैं, वहां पर 12 मंजिला नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे, मात्र 10 मीटर दूरी पर वहां पर 12 मंजिला जो है व्यवसायी मकान बनाया गया है। सुनने में आया कि वो गुरुद्वारा वहां पर बन रहा है, और ये किसकी सह पर ये काम चल रहा है? इसमें जो जिला प्राधिकरण है ये क्यों मौन है? हमारे जो डीएम रुद्रप्रयाग है ये क्यों मौन है? अब मैं बात, जो अभी ताजा घटनाक्रम हमारे नंदानगर में हुआ है, बादल फटने के कारण से जो कईयों ने अपनों को खोया है, जो हताहत हुए हैं, कई लोग वहां पर अभी भी जमींदोज हैं, तो मैं जो परिवार है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, और मैं अपनी उसमें जो मृत आत्मा है उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन वास्तव में हमें सोचना होगा, क्योंकि जब बीजेपी बोलती है कि हम लगातार रिमोट अलार्मिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि प्री मानसून, ड्यूरिंग मानसून और आफ्टर मानसून, किस प्रकार से हम इससे निजात पाएंगे जब ये मानसूनी सीजन होगा। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि धराली में जो है, धराली में इन्होंने क्या किया, वहां पर आप देख लीजिए, आज भी नीचे वहां पर कई लोग दफन हैं, अभी भी उनका कुछ वहां पर जांच नहीं बैठी गई है, कुछ उसका आंकड़ा कुछ नहीं है।
थराली में आप देख लीजिए किस प्रकार से वहां पर जिन्होंने अपनों को खोया, अभी भी वहां पर जो घर मकान है उसके कुछ नहीं हुआ। और बीच में जब मोदी जी यहाँ पर आए थे 1200 करोड़ की उन्होंने बात कही कि उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ हम यहाँ इसके लिए देते हैं, जो आपदा के लिए। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इसको आपको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी होगी। जिस प्रकार से केदारनाथ में जब आपदा आई थी वो राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई थी और जो लोग थे उन्हें उचित मुआवजा मिला था। लेकिन अभी होगा क्या, इसमें 1200 करोड़ में बंदर बांट कुछ नौकरशाह खा जाएंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री खा जाएंगे। मंत्रियों को तो जाने की जरूरत नहीं है। कल आपने देखा कि गणेश जो सज्जन है और ईमानदारी के साथ अपने कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ वे किस करते हैं हम सबने जाना। तो एकमात्र जो हमारे पोस्टर बॉय आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री जी सब जगह दिख रहे। कभी जेसी, कल उनका जन्मदिन भी था तो जेसीबी से उतरने की फोटो अलग शूट हो रही है, जेसी में चढ़ने की फोटो उनकी अलग शूट हो रही है। तो इन्होंने सिर्फ इसको एक फोटो शूट का इन्होंने कार्यक्रम बना के, जो आपदा हमारे पहाड़ में आई है, इन्होंने फोटो शूट का एक कार्यक्रम अपने लिए रख लिया है। हमारा मानना है कि इस प्रकार से ये उत्तराखंड के जो आम जनमानस है उनकी भावनाओं को आहत करने का कार्य कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप चाहते कि आपदा से अब हम थोड़ा सा जो परिवार है उनको उनकी मदद करें, तो तत्काल जिन्होंने अपनों को खोया उनको कम से कम 1 करोड़ की आप सहायता राशि तत्काल घोषणा की जानी चाहिए। जिनके घर टूटे हैं, क्योंकि एक परिवार अगर एक घर बनाने में पूरा उनका जीवन बीत जाता है, तब जाके एक मकान खड़ा होता है कहीं ना कहीं। और पहाड़ों में व्यवस्थाएं और भी टफ है, क्योंकि पहाड़ों में जो सामान है वो कई दूर से ढुलान का खर्चा आता है, भारी मैदानी क्षेत्रों से कई सामान लेना पड़ता है। तो सारी व्यवस्थाएं उनको कम से कम 50 लाख की व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो, क्योंकि 1200 करोड़ जब आए हैं तो इसमें मुझे लगता है कि तत्काल इसमें घोषणा की जानी चाहिए। ठीक है सर, घोषणा की जानी चाहिए। हम जवाब जानेंगे कमलेश जी से। कैलाश जी आपसे ये जानना चाहूंगे कि जिस तरह से सर लगातार बादल फटने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, बदलता मौसम और ग्लोबल वार्मिंग, क्या आप कारण मानते हैं सर कि आखिर उत्तराखंड में इतनी त्रासदी क्यों मची है? हाँ, जय हिंद वंदना जी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो जिन लोगों ने अपने जानी गंवाई, जो भी जान मान की हानि हुई है, उसके लिए मैं अपने सांत्वना व्यक्त करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये आपदाएं प्रकृति की देन है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो विनाश इसके पीछे है उसका जो मुख्य कारण है वो मनुष्य है। और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो शासन प्रशासन की अनदेखी और कुनीतियां हैं जिसके कारण ये विनाश हो रहा है। अगर उत्तराखंड की सरकारें देवभूमि को माफियाओं की खनन भूमि बनाएंगी तो उत्तराखंड का विनाश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय किसी की नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर पहले अगर बीमारी से बचाव किया जाए तो वो समझदारी। लेकिन सर्वप्रथम हमें आपदाओं के मुख्य कारणों को जानना होगा, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों बार बार आपदाएं आ रही हैं। देखिए, मैं इस उत्तराखंड में कोई नया नहीं हूँ। लास्ट 58 ईयर से मैं उत्तराखंड को देख रहा हूँ, लेकिन आज जितनी आपदाएं आ रही हैं इससे पहले कभी हमने देखी नहीं। हमारा बचपन यहाँ गुजरा है, तब सब कुछ इसी प्रकार सब कुछ था। बरसात होती थी, मौसम बदलता था, हर चीज होती थी, लेकिन ऐसी आपदाएं हमने कभी नहीं देखी। तो उसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए जरूर सरकारों को सोचना होगा। जिस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूँ, अनियंत्रित निर्माण यहाँ पर हो रहे हैं, टनल बन रही है, पहाड़ों को चीर कर, उनकी छातियों को चीर कर, नदियों नालों के किनारे बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। और सहस्त्र धारा का तो एक ज्वलंत उदाहरण अभी देहरादून में आपने देखा होगा परसों, कि नदी के किनारे जितने भी होटल्स बने हुए थे, जितने भी मकान बने हुए थे, सब के सब बह गए। आखिर ये सरकारें उस टाइम कहाँ थी जब इस तरह के अवैध निर्माण हो रहे थे? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर बीमारी को पहले रोक बचाव किया जाए तो आखिर ये इतनी सारी समस्याएं होंगी ही नहीं। अगर उसी टाइम इस तरह के अवैध निर्माण को रोक दिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आप सर, ये बड़ी बातें आपने कही है कि जो निर्माण कार्य था उसको रोक दिया जाता तो ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे तो अल्टीमेटली नदी अपना रास्ता नहीं छोड़ सकती। तो इसके अलावा देखिए, जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, उससे जलवायु का असंतुलन होना तो स्वाभाविक है। और बादल फटने का मुख्य कारण क्या है, उसके पीछे आखिर रीजन क्या है? इसके हिमालय के जो ग्लेशियर टूट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? आखिर उस पर विचार करने की जरूरत है या नहीं है? इसको कौन कब सीरियसली लेगी ये सरकारें? सरकार को चाहिए सड़कों टनलों के निर्माण को वैज्ञानिक पद्धति के पुरजोर तरीके इनको अपनाने चाहिए।
भूकंपीय मानकों का ध्यान रखना चाहिए। नदी नालों के किनारे नो कंस्ट्रक्शन जोन जो 100 मीटर्स तक घोषित किया है उसको फॉलो करिए। खुद नेताओं के रिजॉर्ट बने हुए नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे बने हुए, वहां पे पोल्यूटेड वाटर गंगा नदी में जा रहे हैं। आखिर कौन रोकेगा इसको? आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आधुनिक रडार, सैटेलाइट्स और मोबाइल अलर्ट आदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। ये आपदाएं आएंगी, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग तो करिए ताकि जनता को आप बचा सके। ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर तक अब आपदा से निपटने के लिए क्षेत्रीय वासियों को प्रशिक्षण दीजिए। वो सारे उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पूर्व सैनिक है, उनका सहयोग लीजिए, उनको कम से कम जिम्मेदारी दीजिए क्षेत्र के अनुसार की भी इनकेस अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पूर्व सैनिकों के साथ कुछ टीम बना करके, पूर्व सैनिकों को इसका ऑलरेडी इनको प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं, उनको पता है आपदा में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सरकार है कि मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के लिए सरकार कोई स्ट्रिक्ट कदम उठा ही नहीं रही है। सबसे पहले उन पहाड़ों पर अत्याचार तो रोकना चाहिए सरकार को, जिनको वो डे बाय डे खोखला कर रही है विकास के नाम पर। अरे भाई, जब सड़कें ये जो आप विकास कर रहे हो, जब ये दुनिया ही नहीं रहेगी, जनता ही नहीं रहेगी, तो ये विकास किसके लिए आप कर रहे हैं? भालू बंदरों के लिए विकास हो रहा है? कौन आखिर इन सुविधाओं का उपयोग करेगा जब जनता जीवित नहीं रहेगी? तो सरकार को इस पर जरूर मनन करना चाहिए। देखिए, वास्तविकता यह है कि उत्तराखंड की जो सरकार है ये इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्टाचार में इतनी बुरी तरह से दलदल में। ठीक है सर, सवालों का जवाब हम जानेंगे। कमलेश जी हमारे साथ हैं और कुलदीप जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं बारिश का जो प्रकोप है लगातार जारी है, लेकिन दोष किसको दे, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं कुलदीप जी का। कुलदीप जी, जिस तरह से देखा जा रहा है सर कि उत्तराखंड में त्रासदी मची हुई है, लेकिन चार धाम यात्रा हो या फिर टूरिज्म के नाम पर निर्माण कार्य, सर क्या आप इसको मानते हैं एक कारण कि जिस तरह से निर्माण कार्य धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, इसकी वजह से त्रासदी आ रही है? देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि उत्तराखंड में अनियोजित निर्माण हो रहा है, लेकिन ये निर्माण सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं हो रहा है। वो तमाम हिमालयी क्षेत्र जहां इस समय आपदाएं आई हुई हैं और हम देख रहे हैं कि ये तमाम क्षेत्र अनियोजित निर्माण से ही त्रस्त हैं। ठीक, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, मैं आपको एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। उत्तराखंड राज्य का 60 से अधिक प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो वन भूमि से आच्छादित है। ठीक, उसके बाद जो शेष क्षेत्रफल बचता है उसमें हमारे पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जहाँ वृक्ष नहीं हो सकते हैं, या नदी घाटी का वो इलाका जहाँ वृक्ष नहीं है, एक बड़ा हिस्सा वो भी है। और उसमें भी जब हम मानवीय जो जहाँ हस्तक्षेप है, जहाँ इंसान मानव रिहाइश है, उसका परसेंटेज जो अगर हम देखते हैं तो वो 15 से 18% के बीच के क्षेत्र में जो है मानवीय गतिविधियाँ हैं, जहाँ इंसान रह रहे हैं, घर बना करके हम लोग रह रहे हैं। एक तरफ तो हम पर्यावरण को लेकर के तमाम बातें करते हैं, तमाम सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, तमाम आंकड़े भी हैं, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की अलग अलग आदेश भी हैं, लेकिन जब धरातल पर हम चीज़ों को लाने की बात होती है और उनको स्थापित करने की बात होती है, तो फिर हम कई बार देखते हैं कि हम एक बड़ी भूल करते हैं कि हम सरकारों की तरफ ताकने लगते हैं। हालांकि सरकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक, उत्तराखंड जो राज्य है ये हिमालय के उस भौगोलिक क्षेत्र में है, उस श्रेणी में है जो अभी बहुत पुराना निर्माण नहीं है।
हिमालय के नए नए निर्माण में यह पूरा क्षेत्र बसा हुआ है। यही कारण है कि जो हमारे यहाँ की जो भूगर्भीय स्थितियाँ हैं वो उतनी मजबूत नहीं है, वो उतना सॉलिड पठारी क्षेत्र नहीं है हमारे पास जहाँ चीज़ें मजबूती से टिकी हुई हों। जैसी स्थिति में चीन का क्षेत्र है जो दूसरी तरफ का इलाका है, जो कठोर पठारी क्षेत्र है। अब हमने यहाँ अक्सर देखा कि क्योंकि जिस प्रकार से गत वर्ष जो आपदा का परसेंटेज रहा है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बारिश जो है जिसको अगस्त महीने में, अगस्त के बाद सितंबर में तक 15 सितंबर तक इसको पूर्ण हो जाना चाहिए था। जो बरसात का मौसम होता है, वर्षा ऋतु का कालखंड है, वो पूरा हो जाना चाहिए था। और जो एक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था, उसमें हम देखते हैं कि सावन के बाद भाद्रपद का महीना आता है और कहते हैं कि भाद्रपद के महीने में इतनी गर्मी होती है कि ये कहावत है कि भाई गैंडे की खाल भी सूख जाए। ये एक लोक कहावत कही जाती थी। दरअसल ये प्रकृति का एक संतुलन था कि जब सर्दी में बरसात के समय में ज़्यादा बारिश होने से वनस्पतियाँ, खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपने लगते हैं, कीट पतंगे ज़्यादा हो जाते हैं जो नुकसान कर सकते हैं प्रकृति को भी, फसलों को भी। तो उसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है, धूप निकलती है, तो उसकी तेज़ गर्मी से ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती थी। आपने अक्सर देखा होगा हमारे आसपास के क्षेत्रों में कि दशहरा आने तक जो ये घास उगती थी, ये घास सारी सूख जाती थी और फिर हम लोग उसको दशहरे में सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके, है ना, और हम त्योहारों की तरफ आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा भाद्रपद का महीना चला गया है, दशहरा आने को है, लेकिन वर्षा ऋतु, बरसात ख़त्म नहीं हो रही है। तो प्रकृति के जो संतुलन में जो ये बदलाव आया है, प्रकृति के व्यवहार में जो ये बदलाव आया है, इसके सापेक्ष हमें हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां थी, हमारी सरकारों की जो नैतिक जिम्मेदारियां थी, उस पर हम कितने खरे उतरे हैं, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। बिल्कुल, ये बड़ी बातें कही गई हैं। 2013 की जो आपदा आई थी, उसके बाद 2013 की आपदा के बाद एक बात, ये भूगर्भीय सर्वेक्षण हुए तमाम जो हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं भूगर्भ, उन्होंने जो सर्वेक्षण दिया और उसके बाद ये निकल कर के आया था कि भाई एक बड़ी संख्या में यहाँ से कई गांव ऐसे हैं जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में बसे हुए हैं जहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है वर्षा ऋतु में या अन्य उसमें, इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाना है। लेकिन आज की तिथि तक कितने गांवों को हमने शिफ्ट किया? 2015 तक जो रिपोर्ट आई थी तब तक ये संख्या थी कि 225 गांवों को शिफ्ट किया जाना है। उसके बाद जो इस तरह की चीज़ें हुई, 2021 में लगभग 400 गांवों को विस्थापित किया जाना था। ये सारी रिपोर्ट हैं और ये सारी रिपोर्टें शासन के पास हैं, सरकारों के पास हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कितने गांव विस्थापित हुए हैं और यही कारण है कि जब वर्षा का पानी बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो हम लोग अवैज्ञानिक तरीके से बार बार ये कह देते हैं कि बादल फट गया, जबकि कई बार जो वैज्ञानिक वो है पुष्टि होती है कि बादल फटने की घटना नहीं हुई। लेकिन चूंकि हम एक घाटी प्रदेश हैं, हमारे यहाँ छोटी छोटी घाटियाँ हैं और कहीं भी पानी होता बरसता है तो वो घाटियों के माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुँच जाता है जहाँ वर्षा हुई भी नहीं होगी। यही कारण है कि हमारी नदियों का जलस्तर भी बहुत जल्द तेजी से बढ़ता है, ठीक है। ठीक है सर, जरा हम जवाब भी जान लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम असफल हुए हैं। ठीक है सर, अब जवाब जान लेते हैं। कमलेश जी हैं हमारे साथ। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये एक मुद्दा, गहन मुद्दा है, लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ का प्रकोप और बादल फटने की जो घटनाएं देखी जा रही हैं, और जो बता रहे हैं हमारे तमाम मेहमान, उसमें कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? सभी लोग प्रदेश के जो जनमानस है उन सब की जान माल की रक्षा की सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें बोल रहे हैं और उनकी जो भावनाएं हैं वो लोगों के प्रति एक सकारात्मक है। तो मैं इसमें कोई बुरा भी नहीं मान रही हूँ, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं या लोग जो सोचते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, चलिए आपने मान लिया सबने कि ये एक मानव के द्वारा बुलाई गई आपदाएं हैं, यानी कि हमने जो विकास किया उसके कारण ये 1% हम ये मान लेते हैं कि विकास के कारण जो हमने सड़कें पहुंचाई हैं गांव-गांव तक, या हमने दूरस्थ क्षेत्रों तक जो हमने टनल पहुंचाने का काम करा, उसकी वजह से यहाँ आपदाएं आई होंगी। लेकिन क्या हिमाचल में जो आपदा आई है क्या वो भी इस कारण आई होगी? असम में जो आई है, गोवा में जो आई है, या पंजाब में जो आई है,
या अन्य और जो दूसरे इलाके हैं, असम में, मुंबई में, तमाम जो हमारे देश के जो कोने कोने में आपदाएं आई हैं, तो क्या ये जो हम बैठ करके आज कह रहे हैं कि ये तो पूरे देश का हाल एक जैसा है ना, क्योंकि प्रकृति ने हमारे ऊपर ये कहर बरपाया है कि समय से ज्यादा ये बरसात होने के कारण भी ये हुआ है। और लगातार जब हमारे क्षेत्र में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो दरकते हैं, या जब धूप निकलती है तो वो चटकने का काम होते हैं, या बिजली कड़कती है तो पहाड़ हमारे दरकते हैं, गाड़ गदेले नीचे आ जाते हैं। मैंने मान लिया 1% की भाई विकास हुआ होगा शायद इसलिए, या सड़कें पहुंची होंगी, या टनल पहुंची होगी, या हमने पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ की होगी, या हमने जो खनन जो हो रहा है उसके लिए जो ये जिम्मेदार मान रहे हैं। पर मुझे लगता है कि देखिए, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं ये भी ये चाहते हैं कि हमारे गांव तक सड़क पहुंचे, ये भी चाहते हैं कि हमारे गांव तक हॉस्पिटल पहुंचे, ये भी चाहते हैं कि स्कूल हमारे घर के पास ही हो। तो मुझे लगता है कि विकास भी जरूरी है, लेकिन उन सारे मानकों के अनुरूप पहुंचाने की बात नहीं है, इसमें हम बात कर रहे हैं। हमारा सरकार जो है अपने मानकों के अनुरूप काम करती है, और अनुरूप जो कच्चे पहाड़ है वहाँ पर 12 मंजिला बिल्डिंग बना दी और नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। मैं आ रही हूँ आपकी बात पर ही आ रही हूँ बिष्ट जी, मैं आ रही हूँ। देखिए बताते हुए पहाड़ों में काम कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए राजेंद्र बिष्ट जी, मैं आ रही हूँ, मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि जो अभी हमारे सभी भाई कह रहे थे, और मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखती हूँ कि जो नदियों के बीचों बीच लोग बैठे हैं, या हमारे जो होटल बने हैं, या रिजॉर्ट बने हैं, या घर बने हैं, या स्कूल, या जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि उन मानकों को जो है देख लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये आज के नहीं है कि आप ये कहें कि जी भाई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने यहाँ होटल बनाए हैं, रिजॉर्ट बनाए हैं, इसलिए यहाँ आपदा आई है। भाई 2017 से पहले भी आपदाएं आई हैं कि नहीं आई है बिष्ट जी, आप मुझे बताइए। आप 2013 की आपदा तो बहुत बड़ा उदाहरण है, उससे पहले भी आपदा आई है, उत्तरकाशी कमलेश जी, जोशीमठ की आपदा। ठीक है राजेंद्र जी, लौटे आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे राजेंद्र जी। 2000 से पहले कर्नल साहब 1 मिनट, आपने अभी कहा कि जो हमें 1200 करोड़ मिला है वो हमारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, मिलना चाहिए। लेकिन मुआवजे के अलावा भी जो हमारा नुकसान हुआ वो भी तो कर्तव्य है सरकार का। केवल आपके कहने से कि बस हम खाली जो 1200 करोड़ मिला है वो हम केवल आपदा में जो पीड़ित है सारा उनको बांट देंगे, तो फिर आप वो कैसे करेंगे, व्यवस्थापना कैसे करेंगे, आप वहां लोगों को बसाने का काम कैसे करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सरकार को समझनी पड़ती हैं, करनी पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपने जो मानक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वो देख रहे हैं कि भाई क्यों ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हमारी ऐसी आई कि जो आज आपदा इतनी तेजी से आई। भाई आप मुझे बताइए, 2000 से पहले कर्नल साहब भी बैठे हैं, बिष्ट जी भी बैठे हैं, सैनी जी भी बैठे हैं, और हमारे राणा भाई भी बैठे हैं। 2000 से पहले जब नदी रिस्पना और ये बिंदाल पुल पे आई थी, उस समय कितनी बड़ी आपदा आई थी, तब तो विकास नहीं था ना इस प्रदेश के अंदर, तो तब कैसे आपदा आई। हाँ, ये बात जरूर है कि तब मोबाइल नहीं थे, तब पता नहीं चलता था, लोगों को 5 से 6 दिन लग जाते थे ये बात पता करने में कि फलाने गांव में आपदा आई है। आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, जो हमें तुरंत पता चलता है। इसलिए सरकार सचेत होकर के तुरंत लोगों को आपदा राहत देने के लिए पहुंचती है। कमलेश जी, एक सवाल आपसे, कमलेश जी ठीक है, एक सवाल आपसे, हमारी टेक्निकल चीजें तो हैं, ठीक है, आज जब फोन है तो सबके पास जानकारी मिल जाती है, लेकिन पहले फोन नहीं हुआ करते थे तो लोगों को नहीं पता चलता था, लेकिन आज जो 7 दिन तक पता ही नहीं चलता था। ठीक है, आपके सवाल पर ही आती हूँ मैम, पता लगता था। तो आप जिस तरह से बता रही हैं कि पहले इतनी आपदाएं आती थी लेकिन पता नहीं चलता था, अब आ रही है, तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्माण कार्य होता है। आपने कहा कि हमारे जो रिटायर जो हमारे आर्मी के लोग हैं उनको लगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात कही। तो हमारे कर्नल जो कोठियाल जी हैं वो लगे हुए हैं, तमाम अपनी पूरी टीम को लेकर के थराली और धराली में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने आंकड़े भी पेश किए हैं, जिन्होंने बताया भी, अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। और वो जगह जगह जहां भी आपदाएं आ रही है वहां पर हमारे जो रिटायर फौजी हैं वो कर्नल कोठियाल जी के साथ लगे हैं, उनकी पूरी टीम लगी है। तो मुझे लगता है प्रशिक्षण देने का काम भी हो रहा है। और अब सरकार ने एक और चीज करी है, मैं कर्नल साहब की बात को जो है उसमें सम्मिलित करती हूँ, जो इन्होंने कहा कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनको सम्मिलित किया जाए। सरकार कहीं ना कहीं देखिए इन सारी चीजों को देखते हुए काम करती है, और सरकार कभी ये नहीं चाहती कि उनके रहते हुए प्रदेश में आपदा आए, प्रदेश में नुकसान हो। ठीक है कमलेश जी, क्या ग्रामीणों को समय पर चेतावनी दी गई थी, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, कहीं रेड अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, तो क्या ग्रामीणों तक ये जानकारी, ये चेतावनी पहुंचाई गई थी जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर खुद पहुंचा सके?
यही चीज मैं आपको बिल्कुल, बताना देखिए चाहता हूं। पहुंचाई जाती है गांव में, जगह जगह हमारे जो स्थानीय हमारे पुलिस चौकी थाने होते हैं, सब जगह बताया जाता है, अनाउंस किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता। लेकिन एक बात और इसमें सामने आती है कि जब गांव में हम अनाउंस करते हैं तो लोगों की, जो हमारे बुजुर्ग है, उनकी भावनाएं जुड़ी होती है। आपने देखा होगा अभी जो तो कल क्या की जो भावनाएं हमारी जो जुड़ी घटना होती है, तो हम अभी उनकी जो जिंदगी आज के हमारी साथ जो घटना खेलेंगे। हुई है, वहां से सारे लोग निकाल दिए गए थे, लेकिन जो लोग वहां पे 6 लोग जो बाकी जो अभी वहां पर फंस गए थे, वो दोबारा अपने घर गए, वो कुछ सामान निकालने के लिए गए, बाकी लोग निकल गए थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था वहां पर। तो ये सरकार की कामयाबी है, ये सरकार का जो सचेत करती है, लोगों को जो सूचना देती है, जो अलर्ट करती है। ठीक है, उसकी वजह राजेंद्र से बिष्ट पूरा जी, गांव खाली है। राजेंद्र बिष्ट जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले सर आप अपनी बात पूरी कर लें। इस चीज को बिल्कुल देखिए, मैं मानता हूं कि आपने एक्शन ले रहे हैं, आप उससे पहले मैं ये बोलता हूं कि एक्शन पहले लीजिए ना। आपको मालूम है आपदाएं आएंगी, हिमालय कैलाश जी, हमें ये तो नहीं पता ना कि हम जहाँ पर कैलाश जी, राजेंद्र जी से मेरा सवाल है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। कॉलोनी में यहाँ आपदा आ जाएगी, नेहरू कॉलोनी में पानी ठीक आ है, जाएगा। कैलाश जी लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जी आपसे सवाल है। किसी को ये नहीं पता था, बिंदाल, मालदेवता, सहस्त्रधारा, हरिद्वार, मसूरी। कमलेश जी ठीक है, अब आपकी बात सुन ली गई है और औरों की भी बात सुन लेते हैं मैम। कैलाश जी मैं आपके पास लौटूंगी सर, लौटूंगी आपके पास। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए ना। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, आप भी अपनी बात रख लीजिएगा। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अभी अगर आप मुझे मौका दे तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। नहीं, कमलेश जी से एक सवाल पूछा था, छोटा सा सवाल था, बड़ी सिंपल सी बात थी कि आपदा प्रबंधन की तमाम बैठकों में आपने क्या काम करने का निर्णय लिया था और उसमें से कितने काम हो गए, कौन से रह गए, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं। आपने इतनी राम कथा पढ़ दी, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। केवल सीधा उद्देश्य कि उत्तराखंड में आपदा, इसमें बहुत सा वनों में लगने वाली आग भी है, हवा से ऊपर बाढ़ से बरसने वाला पानी भी है, नदियां हैं, गधेरे हैं, सब है। इस आपदा के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या बिल्कुल सैनी जी, आपकी बात का जवाब मिलेगा। अगर कांग्रेस इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी कमलेश जी, राजेंद्र बिष्ट से सवाल ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आपके पास लौटते हैं। 10 सेकंड में अपना सवाल पूछा, अगर आप बता सकती है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं मान लूंगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए आप जाइए सैनी जी, कोई मना नहीं कर रहा, लोकतंत्र में सबको जो है आजादी है। आप जाइए, आपदाग्रस्त हमारे जो विभाग है वहां पर जाइए, वो आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किए, हमारी टेक्नोलॉजी क्या क्या ठीक है मैम, अब सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। जारी कर रहे हैं, हम अलर्ट भी जारी कर रहे हैं, हम लोगों को बचाने का काम भी कर रहे हैं, सरकार अपना काम। ठीक है राजेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए सर। राजेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। आशीष जी कृपया शांत रहे। भाषण पढ़ने आ गई टीवी चैनल पर, आप खुद नहीं गई वहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग में, बताए ना कहाँ जाना है, आपदा प्रबंधन की स्थिति क्या है, आपको मालूम ही नहीं है कुछ भी। हम तो जा रहे हैं सैनी जी, आप मुझे बताइए, आप बताइए कि आपने आपदा प्रबंधन के ये काम आपने पूरे कर दिए, ये रह गई हम पूरे करेंगे। आप राज्य के हित में सोचते हैं। ठीक है, आप दोनों की अगर बात हो गई हो तो राजेंद्र जी के बाद लौटे। कमलेश जी, आशीष जी शांत रहने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, प्लीज शांत रहने की कोशिश करें। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप अपनी बात पूरी करें। बताइए क्या कर रहे हैं आप, खाली यहाँ पर अपने। ठीक है, राजेंद्र जी के पास आवाज नहीं पहुँच पा रही है, मुझे लग रहा है। कर्नल जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप अपनी बात करें। नहीं, आप पे है ही नहीं जवाब, तो दोगे क्या मुझे? ठीक है, कैलाश जी को सुन लेते हैं सर। आपदाओं का प्रदेश हम उत्तराखंड को कह सकते हैं, और हर वर्ष जो है इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कभी धन सिंह रावत जी वर्षा मापक जो यंत्र है उससे बताते हैं कि हम इससे बारिश जहाँ चाहे वहां करा देंगे। ये उल जुलूल बातें करने के लिए तो बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं ये ये बच्चों जैसी बातें जो आप कर रहे हैं ना, शायद इसीलिए आप बच्चों जैसी बात आपने की है। कुलदीप जी लौटेंगे सर आपके पास। आप बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि लोगों की जान बच रही है, आप ये नहीं देख रहे कि पूरा गांव खाली करवा के लोगों को बचाने का काम कर दिया, आप ये देख रहे हैं कि आप आ रही है, पहाड़ फूट रहे हैं इसलिए आ रही है, रोड बन रही है इसलिए आ रही है, मुझे लगता है। ठीक है, आप लोगों की बातचीत हो गई, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन क्या बोल रहा है।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी की प्रवक्ता क्या बोल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, राजेंद्र जी क्या बोल रहे हैं, सब आपस में उलझे हुए हैं। आप लोग जब समय दिया जाता है तो आप लोग अपनी अपनी बात रखें। फिक्स करना चाहिए सबका, एक बार में सब बोलेंगे तो आवाज कहां से आएगी? ठीक है राजेंद्र जी, आप बीच में नहीं बोलती, कमलेश जी कृपया शांत रहिए। आपने बोलने नहीं दिया, आपने आवाज रोकने का प्रयास आपने किया। राजेंद्र जी आप जो कह रहे थे अपनी बात पूरी करें सर, उसके बाद मैं अगले गेस्ट के पास पहुंचे। राजेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। सर लौट रही हूं मैं आपके पास कैलाश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी उल जुलूल बातें जिस प्रकार से करते हैं, लेकिन जब वास्तविक तौर पे पहाड़ में जो टेक्नोलॉजी की बातें की जाती है कि रिमोट अलार्मिंग की बातें की जाती है या अन्य प्रकार से हम किस प्रकार से आपदाओं को हम रोके, वृक्षारोपण की बीजेपी बातें करती है कि 5 लाख पेड़ हमने एक दिन में लगाए, और दूसरी तरफ आप देख, और वो भी उसमें भी बहुत बड़ा घोटाले की वो आप भी समझ जाएंगे कितना बड़ा खेल होता है। आप देख लीजिए नदी के किनारे कितने स्कूल, जहां से पिंडर नदी का मुहाना है, अलग नदी जहां से निकलती है, या भागीरथी गंगा नदी है, उसके किनारे आप देख लीजिए सारे होटल बड़े बड़े इन्होंने खोल दिए हैं। और इसको परमिशन कौन दे रहा है? ये तो दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल खोल दिए हैं। और दूसरी बात, आप जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो आपदा आई है, तो मेरा सबसे पहले हमारा मानना है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनको उचित मुआवजा राशि मिले और इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए उत्तराखंड की इस आपदा को, क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य अभी सरकार का होना चाहिए जो पीड़ित परिवार है उन तक वे किस प्रकार से अपना जो जनजीवन है उसको सामान्य करें। ठीक है सर, वो किस तरह से सामान्य करें, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन लोगों तक राहत जो कैबिनेट से हर डिपार्टमेंट का बजट आता है तो वो चीजें बजट से हो सकता है। ठीक है हमारे PWD मंत्री आप सतपाल महाराज जी बता दीजिए वो कहाँ है अभी इस समय आपदा की घड़ी में? वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ धामी जी दिख रहे हैं और वो भी पोस्टर बॉय बन के नहीं, सतपाल महाराज जी भी दिखे, आपको गणेश जोशी जी भी दिखे, आपको सुबोध उनियाल जी भी दिखे, आपको सौरभ बोगरा जी भी दिखे, आपको खजानदार जी भी दिखे, आपको उमेश शर्मा जी भी दिखे, हमारे जिलाधिकारी भी दिखे। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई राजेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई। कैलाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? उनके साथ भी बदतमीजी करने का ठीक है, मेरा सवाल कैलाश जी से है। कैलाश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं पहले। वंदना जी देखिए, मैं राजेंद्र जी आपकी बात मैंने सुन ली। स्पेशली कमलेश जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा जो घर है ये इट इज हार्डली 4.5 किलोमीटर है गवर्नर हाउस से और CM हाउस से, 4.5 किलोमीटर सिनोला में मैं रहता हूँ। यहाँ लास्ट 4 डेज से पानी नहीं है और यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, ग्रामवासी रहते हैं, 4 दिन से पानी नहीं है। आप बोल रहे थे कि हम लोग जो है बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं। अफसोस की बात है कि जब गवर्नर हाउस से इतने नजदीक पानी की व्यवस्था आप नहीं पहुंचा सके हैं। पहले पूरी बात सुन लेते हैं कमलेश जी। अभी आपसे पहले मैं कमलेश जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। लाइन टूटी है जो माल देवता में हुआ है, वहाँ पर पूरी पानी की लाइन टूट चुकी है, उसको वो सुधार कर रहे हैं, इसलिए पानी नहीं आ रहा। बस ये मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या प्रिकॉशनरी मेजर क्या आपकी एक्टिव है? SDRF NDRF या जो भी टीम है आपने उनको तैनात किया हुआ है कि इनकेस ऐसी इमरजेंसी होगी तो आपका एक्शन क्या होगा? नहीं है कहीं ना कहीं। देखिए वो विकल्प तैयार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स अगर अपना कुछ काम भी कर रहे हैं तो आपके नेता इस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार करें जो पब्लिकली दिख रहा है। यहाँ तो कर्नल साहब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की बात कर्नल साहब राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की बातें अगर कर्नल साहब आप कर्नल वाली बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठ कर। मैं बताना क्योंकि वो आप लोगों की कमियों को जानते हैं, सारे मंत्रियों की कमियां जानते हैं। अदरवाइज कैसी हिम्मत हो सकती है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है बदतमीजी कर ले किसी नेता के सामने या बड़े अधिकारी के सामने? उसके पीछे रीजन है कि वो जानते हैं कि किस तरह से जो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी कमजोरियों को जानते हैं। और अगर उनके खिलाफ कोई कुछ एक्शन होगा तो उससे पहले उनकी कमजोरियां, उनकी नाकामी। कर्नल साहब आप जज नहीं है, ऐसे किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके थप्पा लगा देंगे उसके ऊपर, आप जज नहीं है। मैं जज नहीं जनता हूँ। ठीक है सर। कुलदीप जी सर, इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी, कोई सुनेगा नहीं, लेकिन कोई सुझाव या फिर किस तरह से इस आपदा से संभला जाए, कैसे इस आपदा से निकला जाए, इसको लेकर के बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये गलत चीज़ है कि हम कई बार व्यक्तिगत हो जाते हैं विषयों को लेकर के। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में इस समय जो चीज़ें हो रही हैं, जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, चलिए पर्वतीय क्षेत्रों में या नदी घाटी क्षेत्रों में आपदा आई, पानी आया,
वर्षा आई, फ्लड आ गया, वो नुकसान करता हुआ चला। लेकिन इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में अनियोजित निर्माण हो रहा है, अनियंत्रित निर्माण हो रहा है, और हम लोग नदी के स्पैन तक घुस गए हैं, उसके हम पूरा रिवर बेड एरिया हमने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अभी राजेंद्र बिष्ट जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सच बात है कि हमारे गढ़वाल क्षेत्र के कई नदियों के किनारे 12-12 मंजिल के होटल बन रहे हैं। किसने परमिशन दे दी इनको यहाँ पे होटल बनाने की? इतनी हाइट तो उत्तराखंड के लिए में रिकमेंडेड ही नहीं है, जो मानक हैं वो है ही नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण है, जिनका कार्य जो है नियोजित विकास को लेकर है, भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर के है। ठीक है, हम कितना कर रहे हैं? ठीक है। चौथी बात ये है कि चलिए नदी घाटी क्षेत्र में तो फ्लड आ गया, बरसात के दौरान तो देहरादून के बीचों बीच शहरों में जल भराव हो जाता है, ये बात ठीक। और अगर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी अगर जल भराव हो गया और वो दुकानों में चला गया तो हमारे व्यापारियों का कितना नुकसान होता है। अगर वो घर में घुस गया तो कितना नुकसान होगा। ये बात अलग है कि 5 मिनट के बाद पानी बह करके चला गया, लेकिन नुकसान तो कर गया ना। तो हमें तो ये समझना होगा कि भाई चलिए शहर के बाहर तो हम कह रहे हैं कि नदी घाटी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा है, लेकिन शहर के बीच में बरसात में हमारी सड़कें पता ही नहीं चलता कि सड़क है या नदी है या नाला है। ठीक है, घर के नाले क्रॉस करने मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें तो ये देखना होगा कि क्या नियोजित निर्माण हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, अब हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो अपने विकास के जो मॉडल बनाए गए हैं उनका एक बार पुनर्निरीक्षण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इन विकास के मॉडलों से चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और उसके दुष्परिणाम भी निकल करके आ रहे हैं। और ये सिर्फ वर्तमान सरकार के लिए नहीं है, ये हमारी सभी सरकारों के लिए है, जो जहाँ, क्योंकि आज अगर हम एक सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, कल के दिन दूसरी सरकार आती है, तो ऐसा नहीं है कि वो निर्माण को रोक दे, वो भी उसी परिपाटी पर आगे बढ़ती है। ठीक है, हमने 2013 की आपदा से उत्तराखंड राज्य ने क्या सीखा? अगर आज हम ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो इससे पता चलता है, सवाल खड़ा होता है कि हमने सीखा क्या है। ठीक, निसंदेह मुख्यमंत्री जी आपदा की घड़ी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के आए हैं, वो हर जगह पहुंच रहे हैं। इसमें भी कोई दोराई नहीं है कि हमारी SDRF, हमारी NDRF, हमारे पुलिस बल ऐसे, मतलब वो जिस तरह से आपदा प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बचाव का राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। वो अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों की जानें बचा रहे हैं। लेकिन इन मुख्यमंत्री के फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने से और SDRF, NDRF हमारे बलों के राहत बचाव कार्य के बीच का जो स्पैन है, इसमें वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो वो मैनेजमेंट है, वो नीतियां हैं, वो व्यवस्थाएं हैं, उनका लागू होना है, उनका पुनरीक्षण होना है, जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि मानव, हमने देखिए, हम सब ने पढ़ा होगा कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नदियों के बीच में नहीं हुआ है किसी सभ्यता का विकास। आज हम नदियों के बीच में बैठ गए हैं। हमारी विधानसभा कहाँ है? पूरी रिस्पना रिवर बेड पर है। हमारा दूरदर्शन का ऑफिस कहाँ है? प्रसार भारती का, पूरा रिस्पना के रिवर बेड पे। अगर हम रायपुर की तरफ चले जाएं तो हमारा खनन का निदेशालय कहाँ है? नदी के ऊपर है। अभी आपने टपकेश्वर मंदिर की बात करी। टपकेश्वर मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि देहरादून के जो टपकेश्वर का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, वहां पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे। ठीक, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में जो निर्माण हुआ है वो तो तब नहीं हुआ था ना। ठीक है सर, आशीष जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, समय का अभाव है और 10 सेकंड का सवाल है मेरा। कमलेश समन जी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि आपदा प्रबंधन का कैबिनेट मंत्री बनाकर, जिस पर उत्तराखंड का करोड़ों रुपए खर्च करके बजट बना रखा है, उनका नाम क्या है ये बता। देखिए सैनी जी, मुझे ऐसा लगता है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है इसलिए ये चर्चा इतनी ही, लेकिन सवाल वहीं का वही है कि आपदा इतनी क्यों आ रही है, क्या कारण है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने की जरूरत है और उसी पर कार्य करने की भी जरूरत है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का